देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। गांव किसान कार्यक्रम में हम कृषि और पशुपालन से संबंधित ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं जिसका लाभ उठाते हुए आपको अच्छी उत्पादकता मिल सकती है और आपकी आमदनी बढ़ सकती है। आज हम खास तौर से खेती किसानी सेगमेंट में बात करेंगे अनार की खेती की, तो वहीं हमारा पशुधन में बात होगी भेड़ पालन की। इसके अलावा मिलेंगे एक सफल किसान से कामयाब किसान की दास्तान में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। हमारे सबसे पहले सेगमेंट खेती किसानी में आज हम बात करने जा रहे हैं अनार की खेती के बारे में। जी हाँ, राजस्थान के किसान खास तौर पर किस तरह से अनार की खेती कर सकते हैं, इस दौरान उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा चूंकि वहाँ पर पानी की कमी रहती है तो ऐसे में कम पानी में भी किस तरह से सिंचाई की व्यवस्था कर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अनार एक ऐसा फल है जो कई गुणों की खान है। इसमें फाइबर, विटामिन के, सी और बी, आयरन, पोटेशियम, जिंक और ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इन्हीं वजह से अनार की मांग साल भर बनी रहती है। इस मांग की आपूर्ति करने के लिए अब ज्यादातर किसान इसकी खेती में दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि राजस्थान में तो इसे सफलता की कुंजी माना जा रहा है, क्योंकि अनार हर तरह की जलवायु में अच्छी पैदावार देने में सक्षम है। कैसे, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। यहाँ जो जलवायु है जो मेरे क्षेत्र की, वो बहुत ही शुष्क जलवायु है, जहाँ पर सर्दियों के समय में तापक्रम 0 से भी कम चला जाता है और गर्मियों में तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चला जाता है। इस कारण से इस जोबनेर क्षेत्र को पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। अब आगे हम चलते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर पानी की बहुत ही समस्या है और पानी दिन ब दिन जो भी गहराता जा रहा है। इस चीज़ को देखते हुए हम कृषि वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि क्यों ना बागवानी की तरफ हम अग्रसर होए। इसी दिशा के अंदर अनार, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद में और गुजरात के बाद में राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा उगाया जा रहा है। अनार की खेती बहुत ही लाभदायक है। इसे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर लगाकर किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों ने विभिन्न प्रकार की किस्में बोई है, जिसके अंदर भगवा, अर्दी भगवा, ज्योति, मृदुला। इस प्रकार से अनार, जो कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, क्योंकि अनार बहुत ही पौष्टिक फल है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है और थोड़ी सी सावधानी और वैज्ञानिक तकनीक लगाकर अगर किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस प्रकार से जो किस्में हैं अर्ली भगवा, भगवा, ज्योति और मृदुला, ये किस्में यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ पर ये कृषि महाविद्यालय का अनुसंधान क्षेत्र है, जहाँ पर हमने भी अनार की किस्में बोई है, जो कि बहुत ही 3 साल के अंदर फल देती है। राजस्थान में लगाई जाने वाली अनार की किस्में जोधपुर रेड, सिंदूरी, मृदुला, जालौर सीडलेस, भगवा, सुपर भगवा। अनार राजस्थान की जलवायु में भी बेहतर पैदावार देता है, क्योंकि इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। साथ ही कम पानी में भी अच्छा फलन लिया जा सकता है। बस इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनार की खेती के लिए हमें बलुई दोमट भूमि की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें 2 बाई 2 का जो गड्ढे खोद कर गर्मी के समय के अंदर और गड्ढों को खाद व क्या नाम से दीमक की दवाई से उपचारित करके और उन गड्ढों को भर के और वर्षा से पहले जून माह के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह के अंदर जो कटिंग द्वारा या गुटी द्वारा जो पौधे तैयार किए गए हैं उन्हें उचित दूरी के ऊपर इसके लिए 4 गुणा 4 मीटर की दूरी रखते हुए हम उनके पौधों को लगा दिया जाता है। इसके पौधे लगाते समय यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें मल्टी स्टेम रखना है या सिंगल स्टेम रखना है। तो मल्टी स्टेम रखने से हमें यह फ़ायदा होता है कि अगर मान लो कोई भी तना किसी रोगग्रस्त कारण से या कीट वगैरह के कारण से अगर ख़राब हो जाता है तो दूसरे तने के अंदर हमें पेड़ हमारा चलता रहता है। और इसके साथ साथ अनार के अंदर जो राजस्थान के अंदर सबसे मुख्य समस्या जो हमारे सामने आती है वो अनार का फटना। इसके लिए
अनार का फटने का कारण ये है कि जो तापक्रम का जो अंतराल है, क्योंकि जिसका जो डिफरेंस है तापक्रम का राजस्थान में, वो रात के समय में ठंड हो जाता है, दिन के समय तापक्रम अधिक बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ ना जो पानी की अनियमितता रहती है, साथ ही बोरोन तत्व की कमी कारण से भी अनार फटते हैं। इसलिए हमें बोरोन तत्व का स्प्रे 0.5% का समय समय पर छिड़काव देना चाहिए। साथ ही हमें ज़मीन के अंदर भी बोरोन तत्व की पूरी मात्रा देनी चाहिए। साथ ही साथ में ऑर्गेनिक, जो कि अभी कार्बनिक खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी अनार के लिए हमें देसी खाद्यों का, वर्मी कंपोस्ट का और कंपोस्टिंग का उपयोग करते रहना चाहिए। इसके साथ अनार के अंदर तीन बार फूल आते हैं, यानी 3 फल होते हैं, अम्बे बहार, मरग बहार और अस्त बहार। तो इसके लिए विशेष रूप से जो फल हमें अक्टूबर नवंबर में उच्च किस्म के प्राप्त होते हैं, वही सबसे उपयुक्त रहते हैं। इसलिए हमें इसके अंदर बहार ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, बहार फलन लेते हैं, तो हमें ऐसे फूलों का चयन करना चाहिए जिससे कि वो हमें अक्टूबर नवंबर तक हमें फल प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो अनार महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो उगता है वो उच्च किस्म का, उसमें क्वालिटी जो भी कलर होता है वो ज़्यादा उच्च किस्म होता है। इसलिए उस क्वालिटी को हमको मेंटेन रखने के लिए विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म तत्व है उनकी पूरी मात्रा हमें अनार के बगीचे में देते रहना चाहिए। साथ ही साथ मैं बता दूं किसान भाई कि राजस्थान, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से, वहाँ के हिसाब से यहाँ पर पानी की भी कमी होने के कारण से हमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ भारत सरकार व राजस्थान सरकार, उद्यान विभाग, विभिन्न राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत में बगीचे लगाने पर अनुदान दिया जाता है। तो किसान भाई जो विभिन्न प्रकार के बगीचे लगाते हैं तो उसके अंदर अनुदान का अपना वो फायदा ले सकते हैं। खेत में कतार से कतार की दूरी 5 मीटर रखें, पौध से पौध की दूरी 5 मीटर रखें, 1 हेक्टेयर में करीब 400 पौधे लगाएं। गर्मियों में सप्ताह में 2 बार पानी दें, सर्दियों में सप्ताह में 1 बार पानी दें। अच्छी देखभाल से 3 साल में मिलने लगते हैं फल। एक पौधे से करीब 15 किलो उत्पादन मिल सकता है। इस तरह अनार से मुनाफे के द्वार खोले जा सकते हैं, वो भी कम पानी व कम खर्च में। किसान अनार के पौधों के बीच अन्य फसलें उगाकर भी बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि राजस्थान में किस तरह से सफलतापूर्वक अनार की खेती की जा सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे भेड़ पालन के बारे में हमारा पशुधन में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान और अब हमारे अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में आइए बात करते हैं भेड़ पालन के बारे में। जी हाँ, भेड़ पालन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। हर तरह के जलवायु में किसान भेड़ पालन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि अपने क्षेत्र के हिसाब से और वहाँ की जलवायु के हिसाब से भेड़ों के नस्लों का चुनाव किया जाए। इसके अलावा भेड़ों के रखरखाव और खान पान का ध्यान तो रखना ही होता है, खास
खास तौर पर अगर तापमान बढ़ने लगे तो किस तरह का आहार दिया जाना चाहिए भेड़ों को। आइए इन तमाम बातों को जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। भेड़ पालन कम श्रम में अधिक मुनाफे का व्यवसाय है। इसमें कुछ विशेष खर्च की जरूरत नहीं होती है। पहाड़ी इलाकों में इन्हें सिर्फ चराई पर ही पाला जा सकता है और सिर्फ चराई से इनसे मांस, दूध और ऊन पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा भेड़ों के होठों की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि फसल कटाई के बाद बची गांठों को खाने में अनुकूल होते हैं। इस तरह ये फसल अवशेष को उत्पाद में बदलने की क्षमता रखती है। इतनी खूबियों के बाद भी भेड़ों की संख्या में कमी देखी जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण मांस के लिए भेड़ों का बढ़ता उपयोग है। वहीं इनकी प्रजनन क्षमता में भी कमी पाई जा रही है। इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि वो इनसे मिलने वाले उत्पादों की महत्ता को समझते हुए भेड़ पालन में रुचि बढ़ाए। ये बेहद सरल और सहज है। इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे लगभग हर तरह की जलवायु में भेड़ पालन किया जा सकता है। भारत में 30 से 40% भेड़ें शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से भेड़ की नस्ल का चयन करना चाहिए। जैसे मांस के लिए पाली जाने वाली भेड़ें मालपुरा, मेरिनो, कोरिडायल, रामबुले, नाली, छोटा नागपुरी और बीकानेरी। ऊन के लिए पाली जाने वाली भेड़ें मालपुरा, जैसलमेरी, मारवाड़ी, छोटा नागपुरी। भेड़ों के रहवास की बात करें तो 12x15 का स्थान 50 से 60 भेड़ों के लिए पर्याप्त होता है। भेड़ों के खुर बहुत नाजुक होते हैं, इसीलिए कमरे या रहने के स्थान का फर्श कच्चा होना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए समय समय पर टीकाकरण भी करना चाहिए। औसतन एक भेड़ से साल में 2 बार मार्च और अक्टूबर में ऊन लिया जा सकता है। ऊन निकालने से पहले पशुपालन विभाग से प्रशिक्षण जरूर ले। साथ ही अच्छी किस्म की भेड़ से साल में 2 बार बच्चे होते हैं, जिससे भेड़ों की तादाद में इजाफा होता है। इसके अलावा इन बातों का ध्यान रखें। आवास में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आवास में प्रकाश और हवा का उचित आवागमन रखें। मौसम के अनुसार नस्ल का चयन करें। भेड़ के प्रजनन के लिए 12 से 18 माह की आयु उचित मानी जाती है। इस तरह कम खर्चे पर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। भेड़ पालन कम व्यय पर ज्यादा मुनाफा देने में सक्षम है। साथ ही ये व्यवसाय भूमिहीन या छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का बेहतर विकल्प है। वहीं पहाड़ी इलाकों में सिर्फ चराई पर ही इन्हें पाला जा सकता है। इस तरह देखा जाए तो भेड़ पालन किसी भी नजरिए से घाटे का सौदा नहीं है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए जानते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। अप्रैल माह का पशु कैलेंडर 2021। पशुओं को एचएस एवं बीक्यू रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन अधिक तापमान के प्रमुख लक्षण हैं। अतः इससे पशुओं को बचाने का प्रयास करें। पशुओं को दोपहर में छाया वाले एवं हवादार स्थान में रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाने का प्रयास करें। थनैला रोग की पहचान और निदान के उपाय करें। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। मुर्गी पालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। लिटर सूखा एवं स्वच्छ रखें और मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गला घोटू, ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग के रोग रोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में लवण, विशेषकर फास्फोरस की कमी के कारण पाइका के लक्षण नजर आने लगते हैं, अर्थात पशु पेशाब, मिट्टी आदि चाटने या पीने लगते हैं। अतः पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें।
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का प्रयोग करें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे लेकर कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, कामयाब किसान की दास्तान की। जी हां, इस सेगमेंट में हम आपको मिलवाते हैं एक प्रगतिशील किसान से और जानते हैं कि क्या है इनके सफलता के गुर, किस तरह से इन्होंने मेहनत और लगन के बल पर कृषि को नई ऊंचाइयां दी है और किस तरह से ये लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो आइए ऐसे ही एक सफल किसान से मिलते हैं और जानते हैं इनकी दास्तान। देश भर के किसान पारंपरिक फसलों के स्थान पर आधुनिक खेती को अपना रहे हैं, जिससे कम जोत में अच्छा मुनाफा मिलना संभव हो पाया है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर किसान नकदी फसलें लगाकर खेती को लाभ का व्यवसाय बना रहे हैं। ऐसे ही किसान है मनोज कुमार। ट्रैक्टर को रफ्तार दे रहे ये है मनोज जी। अपनी सूझबूझ से अपने करीब 2.5 हेक्टेयर के खेत में भरपूर उत्पादन ले रहे हैं। इस समय उनके खेतों में प्याज, गेहूं, काला गेहूं, खीरा, खरबूज जैसी फसलें लगी हुई हैं। फसलों को पर्याप्त पानी मिलता रहे, इसके लिए उन्होंने वर्षा जल को संचयन कर रखा है। साथ ही कम पानी में अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए ड्रिप सिंचाई विधि अपनाते हैं। हालांकि पहले मनोज भी पारंपरिक फसलें ही उगाया करते थे, लेकिन कृषि के क्षेत्र में मिली नई जानकारी और प्रशिक्षण के बाद वो भी नकदी फसलें लगाने लगे हैं। वो बताते हैं कि इससे उनके खेतों और उनकी आर्थिक हालात में काफी सुधार हुआ है। मेरे पास लगभग 2.5 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें मैंने परंपरागत खेती के साथ में नए नवाचार करने के लिए प्रयास किया है। इसमें हम तरबूज की खेती, हम गेहूं चने के साथ में तरबूज की खेती करते हैं, जिसमें अधिक लाभ मिले, कम पानी की जरूरत पड़ती है। तरबूज की खेती में हम ड्रिप लगाकर उसमें हम बोते हैं, जिससे पानी की कम आवश्यकता पड़ती है और साथ में इसमें मजदूर भी कम ज़रूरत पड़ती है। खरपतवार निकालने के लिए मजदूर नहीं चाहिए और जो पानी है वो पूरा का पूरा पानी तरबूज में काम में आता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम इस परंपरागत खेती को छोड़कर नई तकनीक अपनाएं, जिससे कि हमें उत्पादन अधिक मिले और जो खेती से किसानों का जो मोह भंग हो रहा है उसको हम वापस इसी खेती में जोड़कर अधिक से अधिक लाभ कमाने के ओर प्रेरित करें। इस पानी की अपना एरिया लगभग पानी की कमी है इसमें और इसको गवर्नमेंट ने भी डार्क जोन घोषित कर रखा है। तो इस कम पानी में अधिक उत्पादन कैसे करें, इसके लिए सभी किसानों से मेरा एक निवेदन है कि वो ऐसी फसलों का चयन करें जो कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली हो और उससे अधिक लाभ मिले। फिर इसके बाद में हम पानी की पूर्ति करने के लिए जैसे फार्म पॉट मेरे पास फार्म पॉट बनाया हुआ है,
गवर्नमेंट की योजना थी, उसमें हमने अपने फार्म पॉट बनाया, पास में ही टिन शेड लगा हुआ है। उसका जो पानी है वो हम फार्म पॉट में इकट्ठा करते हैं बरसात के दिनों में, और उसके बाद जैसे हमें पानी की ज़रूरत होती है तो उस फार्म पॉट से उस पानी को हम फसल में काम में लेते हैं। और जो बरसात का पानी होता है वो हमारे ज़मीन में जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, और बरसात की पानी में ऐसी नहीं पाई जाती है, और उसमें पोषक तत्व भी अधिक अच्छे होते हैं, तो हमारा जो उत्पादन है वो अधिक अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, सबसे मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक फार्म पॉट बनवाएं, और जो बरसात का पानी है उसको इकट्ठा करें, और जहाँ पर पानी की कमी है उस पानी में उस जगह उसको उपयोग में लें। और जो भी मेरे जैसे पढ़े लिखे किसान भाई हैं, मैं MA BEd हूँ, और मेरे जैसे जो नौजवान हैं, जो हम सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, तो वो निराश ना होकर आप सब भी खेती की ओर आप बढ़ें, और खेती में वो खेती करें जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ मिले। नए नवाचार आए, हमने तरबूज की खेती की है, तरबूज के साथ में अब की बार मैंने ककड़ी लगाई है कि इसमें कितना उत्पादन होगा। मनोज जी ने एक कदम और आगे बढ़ाया है, और उनका ये कदम उन्हें जैविक खेती की ओर ले जा रहा है। मनोज जी के यहाँ देसी गाय पालन भी किया जाता है, जिससे वो जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करते हैं। साथ ही जहाँ दूध उत्पादन से अतिरिक्त मुनाफा होता है, वहीं जैविक खाद के उपयोग से लागत में भी कमी आई है। इसके साथ में मैंने भी पशुपालन भी किया है, और उद्यान विभाग में जो हमारे उद्यान निदेशक थे भागीर जी संबल, उन्होंने भी कृषि के साथ साथ में पशुपालन के लिए भी हमें प्रेरित किया है, और हमें देसी गाय ला रखी हैं, 3-4 गाय हमें जो होलिस्टर है वो भी हैं। हम खेती के साथ में पशुपालन करके दूध व्यवसाय भी कर सकते हैं, जिससे हमें अधिक उत्पादन मिले। हमें जो देसी गाय है उससे हम जो ये तरबूज की खेती है या जो भी हमारी फसल है उसमें देसी गाय से हम और दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे जीवामृत है, निमास्त्र है, ये सब बनाकर हम कीटनाशकों के रूप में उनका उपयोग करते हैं, और उनकी हमारी पैसे की बचत भी होती है, और उनका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। मनोज जी का ये कदम उन युवाओं के लिए बेहतरीन उदाहरण है जो भविष्य बनाने के लिए शहरों का रुख करते हैं, जबकि खेती में हो रहे नए बदलाव युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने में सहायक है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि अनार की खेती और भेड़ पालन से जुड़ी हुई जो जानकारी आपको मिली है, इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।